नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो अर्थशास्त्र वाली पुस्तक है उसकी मांग की अवधारणा वाला अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आप पूरी अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि जो आज मांग से संबंधित हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, आप जो ये चैनल है कॉमर्स एग्ज़ाम सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करें ताकि अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उनको देखकर लाभ उठा सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियो वो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। देखिए, हम आज पढ़ रहे हैं मांग की अवधारणा वाला अध्याय। देखिए, मांग है वो कौन करता है? मांग करता है ग्राहक, करता है क्रेता, करता है उपभोक्ता, करता है। तो मांग का सीधा संबंध होता है वो उपभोक्ता से होता है। उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग कब करता है? उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है जब उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो या किसी वस्तु की इच्छा हो। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि मांग के तत्व हैं। तो मांग के 3 तत्व होते हैं, पहला इच्छा, दूसरा साधन और तीसरा तत्परता। यानी मांग कब उत्पन्न होती है? मांग उत्पन्न होती है कि किसी उपभोक्ता में किसी वस्तु की आवश्यकता या इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा उत्पन्न होने के बाद में उस आवश्यकता या इच्छा को पूरा करने के लिए उसको वस्तु खरीदने के लिए उसके पास साधन या धन होना चाहिए, और साधन या धन होने के बाद में उस धन को खर्च करने की उसमें तत्परता होनी चाहिए। जब ये तीनों तत्व मिल जाते हैं तो वहाँ पर मांग उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो ये तीनों तत्व के किसी व्यक्ति में किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास साधन होने चाहिए, और साधन होने के साथ ही जो इच्छा पूर्ति करने के लिए साधन खर्च करने की उसमें तत्परता होनी चाहिए, और तीनों तत्व मिलकर ही मांग को उत्पन्न करते हैं। देखिए, मांग क्या होती है? मांग का मतलब होता है कि किसी वस्तु की संभावित कीमत पर क्रेता जितनी इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे मांग कहते हैं। और मांग की मात्रा का मतलब होता है कि किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर जितनी इकाइयाँ खरीद लेता है तो उसे मांग की मात्रा कहते हैं। तो मांग और मांग की मात्रा में देखिए फ़र्क क्या है। मांग में तो न तो कीमत निश्चित है और न ही खरीदी जाने वाली इकाइयाँ निश्चित है, जबकि मांग की मात्रा में कीमत भी निश्चित है और जो इकाइयाँ खरीदता है वो भी निश्चित है। तो मांग की परिभाषा है कि वस्तु की संभावित कीमत पर जितनी इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होता है, खरीदी नहीं है, खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे मांग कहते हैं। जबकि मांग की मात्रा में क्या होता है कि वस्तु की निश्चित कीमत पर जितनी इकाइयाँ खरीद लेता है उसे मांग की मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मांग की परिभाषा। अब हम आगे पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र या व्यक्तिगत मांग अनुसूची। देखिए, व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग वक्र है वो किसी एक क्रेता या एक उपभोक्ता से संबंधित होती है। इसे हम मांग तालिका या व्यक्तिगत मांग वक्र भी कहते हैं। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक क्रेता जितनी इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होता है तो उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची में क्या होता है कि एक क्रेता द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो इकाइयाँ खरीदने के लिए वो तैयार होता है उसे व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है वो एक क्रेता के द्वारा विभिन्न वस्तु एक क्रेता के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो इकाइयाँ वो खरीदने के लिए तैयार होता है उसे हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। अब देखिए कि इसमें एक सारणी हमने बनाई है कि जैसे कीमत है 1, 2, 3, 4, 5 और मांग की मात्रा है उसके द्वारा खरीदी जाने वाली 10, 8, 6, 4, 2। देखिए, कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो जब इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होने के कारण इसका जो वक्र बनता है उसका ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए, जब दोनों के बीच में अगर सीधा संबंध होता है तो जो वक्र बनेगा वो धनात्मक बनेगा, लेकिन इन दोनों के बीच विपरीत संबंध है इसलिए इसका जो वक्र बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा। तो देखिए, व्यक्तिगत मांग वक्र है वो ऋणात्मक कैसे बनेगा? तो हमने वक्र बनाया, वक्र बना के खड़ी रेखा पर कीमत लिखी और आड़ी रेखा पर मांग की मात्रा, यानी ओ अक्ष पर तो मांग की मात्रा और ओ वाई पर कीमत लिखी, और जो ऋणात्मक ढाल वाला डी डी वक्र है वो व्यक्तिगत मांग वक्र है। ठीक है। दूसरा है बाजार मांग अनुसूची। देखिए, बाजार मांग अनुसूची में क्या होता है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग वक्र में तो एक क्रेता के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो वो वस्तु खरीदने के लिए तैयार रहता है
उससे हम दिखाते हैं। लेकिन बाजार मांग अनुसूची बाजार मांग वक्र के अंतर्गत क्या होते हैं कि बहुत सारे क्रेताओं के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों के लिए जो इकाइयाँ खरीदने के लिए वो तैयार रहती हैं उसको दर्शाया जाता है। तो इसकी देखिए क्या परिभाषा है कि इसे बाजार मांग तालिका या बाजार मांग वक्र भी कहते हैं। वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न क्रेता जितनी इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार होते हैं उनका योग बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो क्रेता है। देखिए सारणी को समझिए कि ए और बी दो क्रेता है और कीमत है वो 1 2 3 4 5 सारणी में दिखा रखी है। ए क्रेता है वो 10 8 6 4 2 मांग करता है। बी क्रेता है वो 15 12 9 6 3 मांग करता है। तो इन दोनों की मांग को जब जोड़ देते हैं तो बाजार मांग आ जाती है। तो बाजार मांग आ गई 25 20 15 10 5। यानी बाजार मांग अनुसूची में क्या होता है कि विभिन्न क्रेताओं द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो इकाइयाँ खरीदने के लिए तैयार रहते हैं उन सब को हम जब जोड़ देते हैं तो और जोड़ने पर जो मांग आती है उसे हम बाजार मांग कहते हैं। और जो वक्र बनेगा उसे हम बाजार मांग वक्र कहेंगे। देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। देखिए हमने वक्र बनाया है। वक्र में ओ वाई अक्ष पर तो कीमत दिखाई है, ओ अक्ष पर मात्रा दिखाई है। जो ए का मांग वक्र है डी डी ए दिखाया है, फिर डी डी वक्र है वो बी का है और इन दोनों को जब जोड़ा गया है तो डी डी है वो एम यानी मार्केट का दिखाया गया है। इन सब का क्षैतिज योग हम जब देखते हैं तो क्षैतिज योग पर ए पर तो ए का जो मांग वक्र है उस पर तो मात्रा होती है क्यू और बी पर जो मांग वक्र है उसकी मात्रा हो गई Q1 और जो मार्केट की मात्रा है वो हो गई Q2। यानी Q2 है वो Q और Q1 इन दोनों का योग है, उनका योग है। ए के द्वारा जो की गई मांग है और बी के द्वारा जो की गई मांग है उनका योग है, वो बाजार मांग कहलाएगा। तो बाजार मांग क्या होगी कि जब बाजार में विभिन्न क्रेताओं द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है, जो वस्तु खरीदने के लिए वो तैयार होते हैं, उनका योग है वो बाजार मांग कहलाता है। तो इसके लिए चित्र ये ऐसा बनेगा। अगला जो हमारा बिंदु है वो है मांग का नियम। देखिए जो भी मैं आज आपको मांग से संबंधित पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक मैं आपको एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। तो टॉपिक क्लियर करने के बाद में आप वीडियो जब देखें और वीडियो देखने के बाद में आप अपनी पुस्तक में पढ़ें और आपको पुस्तक में पढ़ने पर सारा का सारा जो बिंदु है मांग से संबंधित वो सभी समझ में आ जाएंगे। यदि आपके फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें कि कौन सा बिंदु आपके समझ में नहीं आया। अगला हमारा बिंदु है मांग का नियम। देखिए मांग के नियम का संबंध उपभोक्ता या क्रेता से होता है और ये निगमन विधि का उदाहरण है। तो अभी हमने ऊपर बात की कि मांग का नियम मांग के नियम का संबंध उपभोक्ता या क्रेता से होता है। क्यों? क्योंकि मांग है वो क्रेता या उपभोक्ता के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो मांग के लिए हमने 3 तत्व भी मुख्य देखे थे, इच्छा, साधन और तत्परता। ये तीनों जब साधन एक होते हैं तब मांग उत्पन्न होती है। अब मांग के नियम के लिए देखिए क्या लिखा है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग घट जाती है और वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसे मांग का नियम कहते हैं। कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, अतः मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो देखिए हमने ऊपर बात की थी कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण जो इसका ढाल होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर कीमत और मांग के बीच अगर सीधा संबंध हो जाए तो मांग वक्र का ढाल कैसा होगा, धनात्मक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कीमत और मांग के बीच हमेशा विपरीत संबंधी होता है। ठीक है। तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है तो उसे हम मांग का नियम कहते हैं। कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसकी एक हमने सारणी बनाई है कि कीमत है वो 1 2 3 4 5 है, मांग है वो 10 8 6 4 2 है। इसका हमने वक्र बनाया, वक्र आपके सामने है। ओ अक्ष पर तो मात्रा क्यू क्वांटिटी दिखाई, ओ वाई अक्ष पर पी कीमत दिखाई है। कीमत 1 2 3 4 5 दिखा दी, मात्रा है वो 2 4 6 8 10 दिखा दी। बिंदुओं को मिलाया, 1 कीमत पर मांग की मात्रा 10, 2 कीमत पर मांग की मात्रा 8, 3 कीमत पर मांग की मात्रा 6, 4 पर 4 और 5 पर 2 और इनको मिलाने पर डी वक्र बना है मांग वक्र। ठीक है। अब जो अन्य बातें कौन सी हैं? अन्य बातों को हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व भी कहते हैं। तो इनके समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तो मांग का नियम कहलाता है। तो अन्य बातों में देखिए पहला है उपभोक्ता की आय। देखिए उपभोक्ता की आय है
तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर मांग घटती है। लेकिन ऊपर क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि। देखिए, उपभोक्ता की रुचि बढ़ने पर मांग बढ़ेगी और उपभोक्ता की रुचि घटने पर मांग घटेगी। तीसरा है भावी कीमत वृद्धि का अनुमान। भावी कीमत वृद्धि का अनुमान है यदि हमें यह पता चल जाए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो हम उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदेंगे तो उस वस्तु की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला है संबंधित वस्तुओं का मूल्य। तो संबंधित वस्तुओं के मूल्य में देखिए, एक तो आती है पूरक वस्तु और एक आती है स्थानापन्न वस्तु। पूरक वस्तुओं में जैसे हम मान लेते हैं कि कार और पेट्रोल की बात करते हैं, यदि हमें यह पता चल जाए कि कार की कीमत बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है ना। और कार की कीमत कम हो जाती है तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा स्थानापन्न वस्तु की बात करते हैं तो चाय के जब दाम बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, और चाय के दाम जब गिरेंगे तो कॉफ़ी की मांग गिर जाएगी, लोग चाय पीने लग जाएंगे। जनसंख्या, देखिए जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर मांग ज़्यादा होगी, और जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पर मांग भी कम होगी। बचत, देखिए जिस क्षेत्र में बचत ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में खर्चा कम होगा, और खर्चा कम होगा तो उस क्षेत्र में मांग भी क्या होगी, कम होगी। और जिस क्षेत्र में बचत कम होगी तो खर्चा ज़्यादा होगा, और खर्चा ज़्यादा होगा तो मांग भी ज़्यादा होगी। आय का वितरण, देखिए आय का वितरण जिस क्षेत्र में समान रूप से किया गया है तो वहाँ पर मांग ज़्यादा होगी, और जिस क्षेत्र में आय का वितरण है वो विषमता के आधार पर या असमान वितरण किया गया है वहाँ पर मांग कम होगी। तो मांग का नियम जब हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, तो ये जो अन्य बातें हैं वो समान रहने पर जब कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तो इसे हम मांग का नियम कहते हैं। तो ये जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग के निर्धारित तत्व है वो कौन कौन से है, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, भावी कीमत वृद्धि का अनुमान, संबंधित वस्तुओं का मूल्य, जनसंख्या, बचत और आय का वितरण है। ठीक है, देखिए आगे है मांग के प्रकार। मांग के 3 प्रकार है, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी तिरछी मांग। आड़ी तिरछी मांग है वो स्थानापन्न व पूरक वस्तुओं से संबंधित होती है। पहला है कीमत मांग। देखिए कीमत मांग को हम मूल्य मांग भी कहते हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है तो उसे हम कीमत मांग कहते हैं। कीमत मांग को मूल्य मांग भी कहते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमत मांग कहते हैं। अब हमारे पास देखिए 2 प्रकार की वस्तु होती है, एक तो सामान्य वस्तु और दूसरी गिफिन वस्तु जिसे हम घटिया वस्तु भी कहते हैं। सामान्य वस्तु की जो कीमत मांग होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तु के मतलब हो गया ऐसी वस्तुएं जो हम आम तौर पर उपभोग में काम में लेते हैं तो वे सभी सामान्य वस्तु कहलाती है, और सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, और मांग का नियम जब लागू होता है तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो सामान्य वस्तु की कीमत मांग कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। गिफिन वस्तु, तो गिफिन वस्तु क्या होती है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गिफिन वस्तु ऐसी घटिया या निकृष्ट वस्तुएं होती है जिनका उपभोग समाज का निर्धन वर्ग अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण करता है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, वनस्पति की। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात गिफिन वस्तुओं में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है, इसलिए गिफिन वस्तु की कीमत मांग धनात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत घटने पर इनकी मांग घट जाती है। तो सामान्य वस्तुओं की कीमत मांग तो ऋणात्मक होती है, जबकि गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग धनात्मक होती है। अगला है दूसरा आय मांग। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम आय मांग कहते हैं। यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम आय मांग कहते हैं, और यह भी दोनों सामान्य वस्तु और गिफिन या घटिया वस्तु के संबंध में लागू होती है। देखिए सामान्य वस्तु के ऊपर जैसे हमने बात की, सामान्य वस्तुएं वे वस्तु होती है जो हम आम तौर पर उपभोग में काम में लेते हैं, तो वो सामान्य वस्तुएं हो गई। और जब आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब आय घटती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग घटेगी। तो इसके बीच में सीधा संबंध होने के कारण वो सामान्य वस्तु की आय मांग है वो धनात्मक होती है, जबकि गिफिन वस्तुओं में क्या होता है
कि आय बढ़ने पर जो गिफिन या घटिया वस्तु है उनकी मांग में कमी होगी और आय घटने पर इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। तो विपरीत संबंध होने के कारण गिफिन या घटिया वस्तुओं की आय मांग है वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आप ध्यान से समझ लेना कि सामान्य वस्तु की आय मांग है वो धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और आय घटने पर मांग घट जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सीधा संबंध है। आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है और आय घटती है तो मांग घटती है। और सीधा संबंध होने के कारण जो वक्र होता है वो सामान्य वस्तु का जो आय मांग है वो धनात्मक होगा। और गिफिन वस्तुओं के संबंध में बात करते हैं तो आय बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाएगी और आय घटने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो विपरीत संबंध होने के कारण गिफिन वस्तुओं का जो आय मांग है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। तीसरा है आड़ी तिरछी मांग, कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे आड़ी तिरछी मांग कहते हैं। यह पूरक व स्थानापन्न वस्तुओं में पाई जाता है। कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम आड़ी तिरछी मांग कहते हैं और ये पूरक या स्थानापन्न वस्तुओं में पाया जाता है। देखिए, पहला है पूरक वस्तु का चित्र। कि पूरक वस्तुएं क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु को काम में नहीं लिया जा सकता। अगर काम में लेना है तो दोनों वस्तुओं को एक साथ लेना होगा। जैसे कार और पेट्रोल है तो दोनों को साथ में काम लेना होगा। पेन और स्याही है, दोनों को साथ में काम लेना होगा। चाय और चीनी है, दोनों को साथ में काम लेना होगा। तो पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु को काम में नहीं लिया जा सकता, दोनों वस्तुओं को साथ में ही काम लेना होता है, तो उसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए, चित्र आपके सामने एक बनाया हुआ है कि चीनी की कीमत और चाय की मांग है। अगर चीनी की कीमत बढ़ेगी तो लोग चीनी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग में क्या होगी? कमी होगी। क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ने की तो चाय की मांग है उसमें क्या हो जाएगी? गिरावट होगी। और चीनी की कीमत कम हो जाएगी तो चाय की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो जब एक की कीमत बढ़ती है और दूसरे की मांग घटती है तो विपरीत संबंध होने के कारण पूरक वस्तु का जो वक्र है वो ऋणात्मक होगा। दूसरा है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु के जगह दूसरी वस्तु को आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, तो इसे हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चाय की जगह कॉफ़ी, कोका कोला की जगह पेप्सी, नारियल तेल की जगह सरसों का तेल। यानी जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को आसानी से प्रयोग किया जा सके तो उसे हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं की जो वक्र होता है वो होता है धनात्मक। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग चाय छोड़कर क्या पीने लगेंगे? कॉफ़ी पीने लगेंगे, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। और चाय की कीमत घट जाएगी तो लोग कॉफ़ी को छोड़कर वापस क्या पीने लगेंगे? चाय पीने लगेंगे, तो कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। तो दोनों के बीच समान संबंध होने के कारण कि चाय की कीमत बढ़ती है तो कॉफ़ी की मांग बढ़ती है और चाय की कीमत घटती है तो कॉफ़ी की मांग घटती है। तो दोनों के बीच सीधा संबंध होने के कारण जो स्थानापन्न वस्तु का वक्र है वो धनात्मक होता है। और पूरक वस्तु में क्या होता है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। जैसे चीनी की कीमत बढ़ गई तो लोग चाय कम पीने लग जाएंगे, तो चाय की मांग में कमी हो जाएगी। और चीनी की कीमत कम होने पर चाय की मांग बढ़ जाती है। तो इसके बीच विपरीत संबंध होने के कारण यह पूरक वस्तु का जो वक्र है वो ऋणात्मक होता है। तो नीचे क्या लिखा है कि पूरक वस्तु की मांग ऋणात्मक होती है जबकि स्थानापन्न वस्तु की मांग धनात्मक होती है। नीचे लिख रखा है, देखिए। अब पूरक वस्तु में जैसे चाय चीनी होगी, कार पेट्रोल हो गया, पेन स्याही होगी। स्थानापन्न वस्तुओं में चाय कॉफ़ी होगी, पेप्सी कोका कोला हो गया, सरसों तेल नारियल तेल हो गया। अगला हमारा जो बिंदु है मांग की मात्रा में परिवर्तन या विस्तार और संकुचन या मांग वक्र की दिशा में गति या मांग वक्र पर चलन। देखिए, अगला हमारा जो बिंदु है वो है मांग की मात्रा में परिवर्तन या विस्तार या संकुचन या मांग वक्र की दिशा में गति या मांग वक्र पर चलन भी इसको कहते हैं। देखिए, विस्तार और संकुचन मांग की मात्रा में होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तथा एक ही मांग वक्र पर होता है।
अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर मांग का बढ़ना विस्तार कहलाता है तथा कीमत बढ़ने पर मांग का घटना संकुचन कहलाता है। देखिए, जो मांग में विस्तार और मांग की मात्रा में जो विस्तार और संकुचन है वो एक ही मांग वक्र में होता है और मांग की मात्रा में होता है और कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। अगर कीमत अन्य बातें समान रहे और कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा में कमी होती है तो उसे हम संकुचन कहेंगे, और कीमत घटने पर मांग का बढ़ना है उसे हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। तो इसको हम जब चित्र के द्वारा समझते हैं तो ये चित्र आपके सामने देखिए डायग्राम बना हुआ है कि ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखा रखी है, ओ अक्ष पर मांग की मात्रा दिखा रखी है। पहले जो हमारा कीमत है पी है और मात्रा है वो क्यू है और जो बिंदु है वो ए पर हमारी मांग है। ठीक है, अब हमने ये माना कि कीमत बढ़कर क्या हो गई, P1 हो गई। कीमत बढ़कर क्या P1 हो गई तो मात्रा है वो Q से घटकर Q1 हो गई। अन्य बातों के समान रहने पर जब कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कमी होती है तो कीमत तो बढ़कर P से P1 हो गई, ऊपर चली गई, और जो मात्रा है वो Q से घटकर Q1 हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे। अब मान लेते हैं कि कीमत घटकर P से P2 हो गई तो कीमत घटने पर मांग की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि हो गई, तो मांग बढ़कर Q से Q2 हो गई। तो इस स्थिति को हम विस्तार कहेंगे। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, विस्तार कहेंगे। या दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करना संकुचन कहलाता है जबकि नीचे की ओर गति करना विस्तार कहलाता है। तो ये हमने मांग वक्र में विस्तार और संकुचन या मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र की दिशा में गति या मांग वक्र पर चलन के बारे में पढ़ा। तो मांग वक्र पर चलन की बात करते हैं तो मांग वक्र में ऊपर की ओर चलन संकुचन कहलाता है और मांग वक्र में नीचे की ओर संकुचन चलन है वो विस्तार कहलाता है। तो जब विस्तार या संकोचन मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग वक्र की दिशा में गति वाला प्रश्न आ जाए तो हम लिखेंगे कि विस्तार और संकोचन मांग की मात्रा में होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है तथा एक ही मांग वक्र पर होता है। अन्य बातों के समान रहने पर जब कीमत घटने पर मांग बढ़ती है तो इसे हम विस्तार कहते हैं तथा कीमत बढ़ने पर मांग घटना संकोचन कहलाता है। और मांग वक्र पर ऊपर की ओर गति करना संकोचन कहलाता है और मांग वक्र पर नीचे की ओर गति करना विस्तार कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आज मांग की अवधारणा के कुछ बिंदु पढ़े और उनको अच्छे से समझने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूं कि ये सारे बिंदु आपके अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी बिंदु है वो समझ में नहीं आया है या कोई भी जो टॉपिक है उसको आप पूछना चाहते हैं, आपके क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके साथियों को भी फ़ायदा हो। और जो नए जो वीडियो हैं वो चाहे अर्थशास्त्र से संबंधित हो चाहे लेखाशास्त्र से संबंधित हो, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो उसका भी आप ध्यान रखें और मेहनत करें ताकि अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।